मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर प्रारंभ कर रखा है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्स किरणों का विवर्तन। और इसके साथ ही अपन एक एक्स किरणों के विवर्तन के साथ ही हम ब्रेक समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, और ब्रेक समीकरण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम एक्स किरणें विवर्तन के बारे में बात करते हैं। एक्स किरणों का विवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। यदि किसी वस्तु पर उसके आकार के समान तरंग लंबाई की प्रकाश किरणें गिरती हैं तो उनका विवर्तन हो जाता है। विवर्तन का मतलब जो होता है वो किरणों का दिशा बदल जाना है। देखिए, अगर हम कोई प्रकाश डालते हैं तो या तो एब्जॉर्ब होता है या रिफ्लेक्ट होता है या फिर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो अगर हम वस्तु के आकार की तरंग लंबाई की अगर प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, उसका विवर्तन हो जाता है। लैम्डा यानी कि बराबर होना चाहिए वस्तु के आकार का और उस विकिरण का जो लैम्डा है वो बराबर होना चाहिए, तब जाके डिफ्रैक्शन होता है। और यदि वस्तुओं का समूह होता है तो अनेक किरणें विवर्तित होती हैं, डिफ्रैक्टेड होती हैं। ये किरणें एक दूसरे पर आध्यारोपित होकर संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण परिघटना द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बों के रूप में प्रारूप बनाती है, जिसे विवर्तन प्रारूप कहते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे वस्तुओं का समूह हो तो जब एक वस्तु से एक किरण विवर्तित हो सकती है, तो और वस्तुओं का समूह हो तो बहुत सारी विकिरणें विवर्तित होंगी। अब ये विकिरणें जो है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। मान लो, मतलब एक के ऊपर दूसरी आके है तो एक स्पॉट बना देती है। मान लो अपन एक फिल्म लगा दें उसके पीछे, तो वो क्या बना लेती हैं, स्पॉट बना लेती हैं, धब्बा बना लेती हैं। ये स्पॉट है या तो संपोषी व्यतिकरण द्वारा बनेगा या फिर विनाशी व्यतिकरण द्वारा बनेगा। और ये जो फिर अनेक धब्बे जो बनते हैं, अनेक वस्तुओं से डिफ्रैक्टेड होके लाइट के अनेक धब्बे बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक प्रारूप कहलाते हैं। एक पैटर्न प्राप्त हो जाता है हमारे को, वो क्या होता है, विवर्तन पैटर्न कहलाता है। जैसे मान लो हम एक वाइट पेपर लें और वाइट पेपर पर अपन अलग अलग जगह स्पॉट लगाएं निश्चित क्रम में और निश्चित व्यवस्था के अनुसार, तो हमारे को एक पैटर्न सा प्राप्त होगा, एक प्रारूप सा प्राप्त होगा। वह प्रारूप जो है वह क्या कहलाता है, डिफ्रैक्टेड पैटर्न कहलाता है। अब अपन बात करते हैं, इसमें 3 वर्ड आए हैं, व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब ये होता है दो या अधिक तरंगों के मिलने से बनी हुई नई तरंग पहले से बड़ी या छोटी हो तो वे व्यतिकरण कहलाती है। संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन होती है पथांतर लैम्डा या जीरो हो तथा कलांतर 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर λ/2 हो और कलांतर पाई होगा और इसकी तीव्रता जो होगी वो न्यूनतम होगी। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता ज़्यादा होती है। अब विवर्तन प्रारूप से कणों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। मतलब किसी क्रिस्टल में कितने दूरी पर क्रिस्टल वो अणु परमाणु आयन स्थित है, इसके बीच की जो दूरी ज्ञात की जा सकती है, यानी स्पेसिंग जो है वो ज्ञात की जा सकती है। वास्तविक प्रयोग में विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए विवर्तन ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता है, और जो विवर्तन ग्रेटिंग जो होती है वह धातु की जाली होती है। ठीक है, इसका मतलब विवर्तन ग्रेटिंग किसी धातु या अन्य पदार्थ की प्लेट पर बहुत सी सूक्ष्म सम अंतराल पर समांतर रेखाओं के रूप में रेखाएं बनाकर तैयार की जाती है। जैसे जाली नहीं होती, मतलब छलनी टाइप की जो होती है, वो इस प्रकार से ग्रेटिंग बनाई जाती थी पहले। अब जो उसके बाद में पता किया, लॉवे ने ये सुझाव दिया सन 1912 में कि एक्स किरणों के लिए एक क्रिस्टल जो होता है त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टल में अवयवी कणों का अंतराल जो होता है वह एक्स किरणों की तरंग लंबाई यानी लैम्डा एक ही कोटि के होते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल में
जो डिस्टेंस होती है उसमें उपस्थित जो कण होते हैं उनकी डिस्टेंस और उनकी जो साइज होती है, उनका जो अंतराल होता है वह एक्स किरणों की कोटि का ही होता है। एक्स किरणों की जो वेवलेंथ होती है उसके बराबर ही होता है, और वो होता है 10⁻⁸ या फिर 0.1 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब देखिए एक्स किरण जो डिफ्रैक्टेड पैटर्न कैसे प्राप्त करते हैं उसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ जो ये है एक्स किरण ट्यूब है, यानी कि सोर्स ऑफ एक्सरे है। कैले कोलीमीटर द्वारा इनको मतलब एक डायरेक्शन दी जाती है। बीच में एक क्रिस्टल रख दिया जाता है जो कि विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है ना। और विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करने के कारण से इसमें जो विकिरणें हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में कणों के हिसाब से डिफ्रैक्टेड होंगी और एक निश्चित प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। यानी कि ये जो प्लेट होती है, ये फिल्म होती है, उस पर जाके स्पॉट बनाएगा। वो तो या तो फिर किससे बनाएगा स्पॉट, या तो किससे बनाएगा संपोषी व्यतिकरण द्वारा या फिर विनाशी व्यतिकरण द्वारा। तो ये स्पॉट बना लेंगे अलग अलग, और वह स्पॉट जो है वह इस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के आधार पे ही बनाएगा। तो इस प्रकार से एक हमारे को एक विशेष प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, एक व्यवस्था का प्रकार, धब्बों की एक व्यवस्था हमारे को मिलेगी, उसे विवर्तन पैटर्न कहते हैं। देखिए जो बाहर की तरफ है वो तो डिफ्रैक्टेड स्पॉट है, और जो बीचों बीच है वो अनडिफ्रैक्टेड जो है बीम है और अनडिफ्रैक्टेड स्पॉट है। और बाकी ये जो है हमने फिल्म जो है उसके आगे लगा दी, उस पर हमारे को ये स्पॉट या पैटर्न प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लाउये पैटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। जब एक्स किरण पुंज क्रिस्टल में से गुजरती हैं तो किरणें हर जालक तल में उपस्थित कणों से परावर्तित होती हैं। क्योंकि क्रिस्टल में भिन्न भिन्न जालक तल आपतित किरणों के संदर्भ में भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित होते हैं, किरणें भी भिन्न भिन्न कोणों पर परावर्तित होती हैं। इन परावर्तित किरणों के अध्यारोपण से संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप बनता है। यह प्रारूप एक्स किरण विवर्तन कहलाता है। अब देखिए ब्रेग समीकरण का उपयोग करके हम क्रिस्टलों के बीच की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। अपन बात करते हैं ब्रेग समीकरण कैसे प्राप्त करें, द ब्रेग इक्वेशन। ये कई बार पूछा जाता है। ब्रेग लाव्य प्रतिरूप बताइए तथा ब्रेग समीकरण को प्राप्त कीजिए। तो ब्रेग समीकरण को अपन प्राप्त करते हैं। लावे के सुझाव और फेडरिक तथा निपिंग के प्रयोग का उपयोग W.H. ब्रेग तथा W.L. ब्रेग, ये पिता पुत्रों की जोड़ी थी, इन्होंने क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने क्रिस्टल के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया या क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना को ज्ञात किया। इसके बाद पिता पुत्रों ने सुझाव दिया कि क्रिस्टल को एक पारगमन ग्रेटिंग, रिफ्लेक्टेड ग्रेटिंग के रूप में काम लिया जा सकता है, क्योंकि क्रिस्टल का एक जालक तल एक्स किरणों के प्रति वैसा ही आचरण करता है जैसा कि विवर्तन ग्रेटिंग में एक रेखा करती है। अब देखिए हमारे पास हमने एक चित्र से प्रदर्शित किया है। क्या किया है, क्रिस्टल जालक के तलों द्वारा एक्स किरणों का परावर्तन किस प्रकार से होता है वो एक चित्र में बताया गया है। यह हमने 3 तल लिए हैं, ठीक है, जिसमें क्रिस्टल जालक का जो एक तल है वो ए है, दूसरा तल है बी है और तीसरा तल सी है। जिसमें जो ये जो स्पॉट दिखाए गए हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी 3 तल है। इसमें जो स्पॉट दिखाए गए हैं ये वाले जो हैं, ये जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं, ये क्रिस्टल में अवयवी कण हैं। ये कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो 2 तलों के बीच की जो दूरी है वह डी से प्रदर्शित की गई है, स्मॉल डी से। अब देखिए माना कि ए बी सी आदि एक क्रिस्टल में विभिन्न समांतर समदूरस्थ तल हैं। इन तलों में अवयवी कण व्यवस्थित है। एक्स किरणों का एक समांतर किरणपुंज जिसकी तरंग लंबाई लैम्डा है, क्रिस्टल पर थीटा कोण बनाता हुआ टकराता है।
चित्रानुसार, ठीक है, चित्र के अनुसार एक्स किरणें तल पर ए को भेद कर बी में उपस्थित अभिकरणों से परावर्तित होती हैं और इसी प्रकार अन्य तलों से भी एक्स किरणें परावर्तित होती हैं। इस प्रकार क्रमागत तलों से परावर्तित किरणें जब समान कला में होती हैं तो संपोषी व्यतिकरण द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं। देखिए हमारे पास एक एल एम एन जो है विकिरण हुई, यानी कि एल एम पॉइंट पर आकर यानी कि अवयवी कण से टकराकर एन के रूप में बाहर निकल गई। पी जो है वो क्यू पॉइंट पर आकर अवयवी कण से टकराकर आर के रूप में बाहर निकल गई। इस प्रकार से ये दोनों निकल गई हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण द्वारा संपोषी व्यतिकरण की तरंग लंबाई लैम्डा का बहुसमाकलन इंटीग्रल मल्टीपल होती है, अर्थात एन लैम्डा हो जहां एन एक पूर्णांक हो, अर्थात एन बराबर 1 2 3 हो। तो किरण एल एम एन तथा पी क्यू आर में पथांतर की गणना करने के लिए बिंदु एम से एम एस तथा एम टी लंब डालते हैं, ठीक है। हमने क्या डाला, एम एस ये डाला, लंब डाला, एम एस और एम टी लंब डाला, ठीक है। ज्यामिति द्वारा एल एम एन तथा पी क्यू आर में पथांतर जो है वो एस क्यू प्लस क्यू टी होगा यदि दो तलों के बीच की दूरी एम क्यू बराबर डी हो तो त्रिभुज एम एस क्यू तथा एम टी क्यू द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एस क्यू अपॉन एम क्यू बराबर हो जाएगा साइन थीटा तथा इसी प्रकार क्यू टी अपॉन एम क्यू बराबर हो जाएगा साइन थीटा। चूँकि एम क्यू बराबर डी है अतः एस क्यू अपॉन डी बराबर साइन थीटा, क्यू टी अपॉन डी बराबर साइन थीटा। तो एस क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास डी साइन थीटा, इसी प्रकार से क्यू टी बराबर भी हो जाएगा डी साइन थीटा। अब हमारे को एस क्यू और क्यू टी की वैल्यू प्राप्त हो गई और हमने कहा है कि ये पथांतर के बराबर है और पथांतर जो होता है वो एन लेमडा के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो क्यू टी प्लस एस क्यू प्लस क्यू टी बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा 2d साइन थीटा। संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त के अनुसार हमारे पास हो जाएगा पथांतर एन लेमडा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार हम ये लिख सकते हैं एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्योंकि ये भी पथांतर है और पथांतर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। यदि समीकरण 3 यही समीकरण जो है 3 जो है ब्रेक समीकरण कहलाती है, जो अंतरतलीय दूरी डी, पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा तथा तरंग लंबाई लैम्डा में संबंध बताती है। साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, अतः उस परिस्थिति में दो तलों के मध्य की दूरी कम से कम होगी, यानी कि 2d मिनिमम इंटू 1 इज इक्वल टू एन लेमडा, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण के लिए थीटा बराबर 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज है और साइन 0 या साइन 2 पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो d मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा अपॉन 2। इस प्रकार किन्हीं दो सतहों के बीच की दूरी को हम इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 या अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n बराबर 1 होता है और d मिनिमम बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2। इस प्रकार से अपन उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यही ब्रेक समीकरण कहलाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे चूर्ण विधि और क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। उसमें चूर्ण विधि है
और लाउ की मेथड है। और उसके बाद अपन जो है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों की संरचना क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।